तो दोस्तों वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। आज हम हमारे बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स में एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर एट बैंक्स एंड बेसल नॉर्म्स। ये जो टॉपिक है दो सेपरेट टॉपिक है, लेकिन हम जब पढ़ रहे हैं तो एक ही साथ दोनों टॉपिक को पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत इंटरलिंक है। और हम जब तक कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक हम बेसल नॉर्म्स को भी समझ में नहीं आएगा हमारे, ठीक है। तो हम कैपिटल स्ट्रक्चर को अच्छे से सीखेंगे कि ये क्या होता है बैंकिंग के लिए, और उसके बाद बेसल नॉर्म को जानेंगे कि बेसल नॉर्म क्या होता है, कब एस्टेब्लिश हुआ था और कब कब उसके नॉर्म्स आए हैं, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने में हमको दो चीज़ें समझना पड़ेगा, जो कि टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल होते हैं, ठीक है। तो टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल समझने के बाद हम समझेंगे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और उसके बाद हम जाके समझेंगे बेसल नॉर्म्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर एट बैंक्स देखिए, after the 2008 financial crisis, the banks have been mandated to maintain a certain level of capital to absorb potential losses and protect depositors. The bank's capital is divided into two categories. यहाँ पे थोड़ा नोटिस करिएगा, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों हुआ था पहले हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब तब तक तो ग्लोबलाइजेशन बहुत आगे बढ़ चुका था, ठीक है। हमारा जो वर्ल्ड है इंटरलिंक हो चुका था हर एक कंट्री दूसरे देश से। तो हुआ कि ये था कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउसिंग के लिए जो लोन दिया जाता है यूएसए में जो लोन दिया जाता है वहाँ पे रेगुलेशन में प्रॉपर रेगुलेशन नहीं हुआ था, और ऐसे कुछ स्ट्रेस्ड कंपनीज को लोन दिया गया था जहाँ पे बैंक्स स्ट्रेस में डिप्रेशन में आ गए। क्यों? क्योंकि ऐसे बिना रेगुलेशन के बहुत सारे ऐसे कंपनी को होम लोन के लिए होम लोन्स प्रोवाइड करा दिया गया था उनके बैंक्स के द्वारा, ठीक है। तो वो मेजर रीज़न था कि दुनिया भर के बैंक्स उसी के कब्जे में आ गए, जिसमें 2008 वाला फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ जो स्टार्ट हुआ यूएसए में, ठीक है। तो देखते हैं, आफ्टर द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस द बैंक्स हैव बीन मैंडेटेड टू मेंटेन ए सर्टेन लेवल ऑफ कैपिटल टू एब्जॉर्ब पोटेंशियल लॉसेस एंड प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स। द बैंक्स कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये बोला गया कि जो हर एक बैंक को मैंडेट करा गया है टू मेंटेन ए सर्टेन लेवल ऑफ कैपिटल, कि हर एक बैंक अपने लिए कैपिटल कुछ मेंटेन करके रखे तो ऑब्जर्व पोटेंशियल लॉस। अगर कोई बैंक को कुछ पोटेंशियल लॉस होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा माफ़ी चाहूँगा कि मेरा हिंदी उतना क्लियर नहीं है, लेकिन मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ। तो आप अगर वीडियो को थोड़ा आपको स्लो लग रहा है कि मेरा बोलना, तो आप थोड़ा वीडियो को फास्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हर एक बैंक को ये बोला गया, मैंडेट करा गया था कि आप कुछ परसेंटेज कैपिटल अपना रिस्क के लिए रखें, ठीक है। अगर बैंक कोई भी रीजन से बैंक को लॉस होता है तो वो जो कैपिटल आप सेपरेट करके रखेंगे, कैपिटल क्या होता है, बैंक के अपने ही पैसे होते हैं, ठीक है, जो बैंक ऑपरेशन के लिए रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि अपने पोटेंशियल लॉसेस के लिए और डिपॉजिटर को बचाने के लिए कोई बड़ा वाला लॉस से आप अपने कुछ परसेंटेज ऑफ कैपिटल को मेंटेन करके रखें, ठीक है। द बैंक्स कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। चलिए देखते हैं कि बैंक के कैपिटल जो टू कैटेगरी में डिवाइड होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। एक तो होता है टीयर 1 कैपिटल, इज द बैंक्स कोर कैपिटल। बैंक का अपना पैसा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पैसा है टीयर 1 वाला कैपिटल। इट कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ इक्विटी कैपिटल, कॉमन शेयर्स। जैसे कोई बैंक है, बैंक कॉमन शेयर क्या होते हैं, अगर किसी बैंक के 100 शेयर से और एक शेयर का प्राइस 10 रुपये, तो बैंक का जो कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, वो 1000 रुपीज़ होगा, ठीक है, 1000 रुपीज़ होगा, ये बैंक का शेयर कैपिटल रहेगा। तो ये यहाँ पे यही बोलते हैं कि जो कैपिटल 1 है द बैंक्स कोर कैपिटल, इट कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ इक्विटी और कॉमन शेयर्स एंड डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स, जो अपने वो शेयर होल्डर्स को या फिर जो इन्वेस्टर्स को डिस्क्लोज कर चुके हैं, ठीक है, जो रिजर्व्स डिस्क्लोज कर चुके हैं उसको डिस्क्लोज रिजर्व कहते हैं। तो ये हुआ टायर 1 कैपिटल। टीयर 2 कैपिटल क्या होता है, इट इंक्लूड सप्लीमेंट्री कैपिटल सच एज रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। ये वर्ड्स को देख के डरिएगा मत, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करा दूंगा इस सब का मतलब क्या होता है। अगर आप नॉन कॉमर्स वाले बैकग्राउंड से होंगे तो ये वर्ड्स आपको समझ में नहीं आएंगे। तो टीयर 2 कैपिटल होता है, सप्लीमेंट्री कैपिटल होता है। सप्लीमेंट्री किसके ऊपर, टीयर 1 के कैपिटल के ऊपर। टीयर 1 कैपिटल को अगर कोई बड़ा वाला लॉस आया और टीयर 1 वाला कैपिटल खत्म हो गया बैंक का, तो वो टीयर 2 कैपिटल को यूज करेगा। किसको? टीयर 2 कैपिटल को यूज करेगा। सच आज रिवैल्यूएशन रिजर्व, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट एंड सबऑर्डिनेट टर्म डेब्ट।
इट इज़ लेस सिक्योर दैन टियर 1 कैपिटल बट स्टिल कंट्रीब्यूट टू द बैंक्स ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये लेस कम सिक्योर होता है किससे, टियर 1 कैपिटल से, लेकिन बैंक्स के ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कौन, टियर 2 कैपिटल। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं, टियर 1 कैपिटल के बारे में डिटेल में जानते हैं। ठीक है, टियर 1 कैपिटल इज ए बैंक्स कोर कैपिटल व्हिच इज द मनी इट यूजेस टू कवर लॉसेस एंड मेंटेन रेगुलर ऑपरेशंस। बैंक अपनी जो लॉसेस को कवर करने के लिए किसको, लॉसेस को कवर करने के लिए और रेगुलर ऑपरेशंस के लिए टियर 1 कैपिटल मेंटेन करके रखता है। इट इज़ मेड अप ऑफ बैंक शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स एंड अदर डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स। चलिए जानते हैं क्या होते हैं ये सब। शेयर कैपिटल क्या होता है, ऑर्डिनरी शेयर और शेयर कैपिटल। ऑर्डिनरी शेयर जैसे मैं आपको बताया कि 100 शेयर होते हैं और एक का प्राइस 10 होता है तो बैंक का शेयर कैपिटल 1000 रुपीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है शेयर कैपिटल। रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग क्या होता है, रिटेन अर्निंग्स आर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर कंपनी हैज़ पेड ऑल कॉस्ट, इनकम टैक्स एंड डिविडेंड। जैसे कोई बैंक या फिर कंपनी है जो अपनी क्या होता है, ऑल कॉस्ट जितना भी खर्चा है, इनकम टैक्स है और अपने जो प्रोडक्शन रॉ मटेरियल हुआ कुछ भी हुआ उसका जो कॉस्ट है, इनकम टैक्स है और डिविडेंड्स, कंपनी के शेयर होल्डर को डिविडेंड भी दे दिया, प्रॉफिट से शेयर भी दे दिया, उसके बाद जो पैसा बच जाता है उसके पास वो उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। और एक बार बोल देता हूँ, रिटेन अर्निंग क्या होता है, वो प्रॉफिट होता है बैंक का जो प्रॉफिट बैंक के सारे खर्चे निकाल लेने के बाद बच जाता है बैंक के पास, वही होता है रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, इनकम टैक्स दे दिए, डिविडेंड दे दिए शेयर होल्डर को और खर्चा जो है मटेरियल का कॉस्ट सब दे दिए, तो उसके बाद जो बचता है वो है रिटेन अर्निंग्स। और एक होता है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स भी टियर 1 कैपिटल में आते हैं। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, एसेट दैट आर नॉट फिजिकल, एसेट्स दैट आर नॉट फिजिकल जिनको आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल आता है और पेटेंट आता है। ठीक है, और भी कुछ आते हैं जैसे कौन हो जाएगा, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब। ठीक है, ये होते हैं इंटेंजिबल एसेट। और एक चीज़ है ऑडिटेड रेवेन्यू रिजर्व्स। ऑडिटेड रेवेन्यू रिजर्व्स क्या होते हैं, ऑडिटेड रेवेन्यू रिजर्व्स आर द कंपनीज रिटेन अर्निंग्स दैट आर सेट असाइड। ये यहाँ पे हम जान लेना रिटेन अर्निंग क्या होता है, कि जो पैसा सारे खर्चे निकालने के बाद प्रॉफिट से बच जाते हैं। ऑडिटेड रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, ऑडिटेड रेवेन्यू रिजर्व्स आर द कंपनीज रिटेन अर्निंग्स दैट आर सेट असाइड फॉर फ्यूचर यूज। फ्यूचर यूज के लिए जो प्रॉफिट का जो हिस्सा रख देते हैं हम लोग, वही होता है ऑडिटेड रेवेन्यू रिजर्व्स आज पर द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मुताबिक। ठीक है, और क्या होता है, व्हाट इज टियर 1 कैपिटल इंपॉर्टेंट, व्हाई इज टियर 1 कैपिटल इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इट इज़ द हाइस्ट क्वालिटी ऑफ कैपिटल बिकॉज इट इज़ फुली अवेलेबल टू कवर लॉसेस। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से रखिएगा, टियर 1 कैपिटल क्या है, फुली अवेलेबल टू कवर लॉसेस, टू कवर लॉसेस। बैंक की कोई या फिर कोई कंपनी की कोई लॉस होता है तो ये लोग कवर करने के लिए टियर 1 कैपिटल को पूरा यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ है, इट इज़ ए प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ बैंक्स फाइनेंशियल हेल्थ। बैंक की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको जानने के लिए टियर 1 कैपिटल उस बैंक का कितना स्ट्रॉन्ग है इसी से पता चल जाता है। टियर 1 कैपिटल अगर स्ट्रॉन्ग है तो बैंक स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्थ पता चल जाता है। इट हेल्प्स प्रिवेंट सडन फाइनेंशियल कोलैप्स दैट कुड इम्पैक्ट द इकोनॉमी। जैसे बैंक में कौन सी किसी कारण से ये क्या होता, कोलैप्स हो गया, फाइनेंशियल कोलैप्स मतलब कि मंदी आ गया, रिसेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया, तो इन सब सिचुएशन में ये टियर 1 कैपिटल को हम पूरी तरह से यूज करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी सिचुएशन के लिए बैंक में। ठीक है, टियर 1 कैपिटल समझ में आ गया आपको। चलिए जानते हैं टियर 2 कैपिटल क्या होता है। टियर 2 कैपिटल क्या होता है, टियर 2 कैपिटल इज लाइक ए बैंक्स बैकअप फाइनेंशियल क्वेश्चन। तो बैकअप ये क्यों है, क्योंकि पहले तो टियर 1 हम यूज करेंगे। ठीक है, टियर 1 हम पहले यूज करेंगे, तो उसके बाद अगर टियर 1 ख़त्म हो गया तो उसके बाद हम बैकअप में टियर 2 कैपिटल को यूज करेंगे। इट इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ कैपिटल दैट बैंक्स यूज टू ऑब्जर्व लॉसेस। लॉस अगर किसी कारण हो गया और उस लॉस को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड लेयर को यूज करेंगे जो कि टियर 2 कैपिटल है। इफ समथिंग गोज रॉन्ग बट इट्स लेस सिक्योर दैन टियर 1 कैपिटल, लेकिन ये कम सिक्योर है टियर 1 कैपिटल से, विच इंक्लूड्स बैंक्स कोर इक्विटी एंड रिजर्व्स, क्योंकि वो बैंक का अपना पैसा होता है। ठीक है, बैंक्स की कोर इक्विटी और रिजर्व टियर 1 होता है लेकिन टियर 2 नहीं होता ऐसा। ठीक है, व्हाट इन इंक्लूड्स, टियर 2 में क्या क्या होते हैं, ऑन डिस्क्लोज्ड रिजर्व, प्रॉफिट्स दैट बैंक हैज नॉट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड,
ऑन डिस्क्लोजर, जैसे वहाँ पे हम रिटर्न अर्निंग को जाने ना, रिटर्न अर्निंग क्या होता है, सब कुछ खर्चा निकालने के बाद जो बच जाता है वो होता है रिटर्न अर्निंग, प्रॉफिट का जो हिस्सा बच जाता है। ऑन डिस्क्लोज जॉब क्या होता है, ऑन डिस्क्लोज ये अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है, ठीक है। प्रॉफिट्स दैट द बैंक हैज नॉट ऑफिशियली डिक्लेयर, बैंक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है कि कितना प्रॉफिट का कितना हिस्सा उनके पास है, ठीक है। और एक चीज़ है रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है, गेन्स फ्रॉम रिवैल्यूइंग एसेट लाइक बिल्डिंग और लैंड। जैसे कोई बैंक 2010 में एक बिल्डिंग परचेज किया था या फिर कोई बिल्डिंग अपने नाम का किया था, जो कि बैंक के लिए बिल्डिंग एक ऑफिस का ऑपरेशन कर रहा था। 2010 में उसका प्राइस जितना होगा किसी भी सिटी में हो, और 2025 में आज 2025 में उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है। प्राइस तो बढ़ता है इंडियन मार्केट में, तो उसको रिवैल्यू करा जाता है कि यहाँ पे अगर 10 लाख का वो परचेज किया गया था, यहाँ पे अगर वो 25 लाख हो रहा है, तो ये होता है रिवैल्यूएशन, ठीक है। और एक चीज़ है सबऑर्डिनेटेड डेब्ट, लोन्स द बैंक टेक्स दैट इट प्रोमिसेस टू पे बैक ओनली आफ्टर इट हैज पेड इट्स ऑल डेब्ट्स लेस रिस्क फॉर डिपोजिटर्स। सबऑर्डिनेटेड डेब्ट क्या होता है, लोन्स दैट द बैंक टेक्स दैट इट प्रोमिसेस टू पे बैक ओनली आफ्टर इट हैज रीपेड इट्स अदर डेब्ट्स। देखिए सबऑर्डिनेटेड डेब्ट क्या होता है, बैंक डेब्ट लिया और ऐसे कंपनी से, ऐसे किसी सिचुएशन में क्या दूसरी बैंक से डेब्ट लिया और बोल रहा है कि मेरे जो अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो बाकी जितने भी सारे डेब्ट है वो सबको कवर करूँगा, उसके बाद ये जो पैसा है तुमको रिटर्न करा जाएगा, वो होता है सबऑर्डिनेटेड डेब्ट, ठीक है। लेस रिस्की फॉर डिपोजिटर। और एक चीज़ होता है हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट दैट कॉम्बाइन डेब्ट एंड इक्विटी फीचर्स। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे डेब्ट और इक्विटी दोनों होते हैं। डेब्ट क्या होता है, जैसे लोन्स होते हैं ना, बोरो किए, ठीक है। और इक्विटी फीचर्स, इक्विटी मतलब कि ओनरशिप प्रोवाइड करा गया, ठीक है। Why is Tier 2 capital important? Tier 2 capital provides an extra layer of protection for depositors and creditors. एक extra layer of protection provide करता है Tier 2 capital. It helps banks meet regulatory requirement, total capital under Basel norms. तो यहाँ पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब क्या होता है, अगर आरबीआई ने बोला कि आपका Tier 2 कैपिटल इतना % रखना है तो रखना है, तो आप रेगुलेटरी को कवर किए ना। और कहता है टोटल कैपिटल अंडर बेसल नॉर्म्स, और बेसल नॉर्म के अकॉर्डिंग जो जितना Tier 2 कैपिटल आपको मेंटेन करना है आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है Tier 2 कैपिटल। और एक चीज़ जानते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। देखिए हम जब ये क्लास स्टार्ट किए तो मैं बोल दिया कि आपको Tier 1 Tier 2 कैपिटल समझना होगा और उसके बाद कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो समझना होगा, तब जाके हम बेसल नॉर्म को समझ पाएंगे, ठीक है। अगर Tier 1 Tier 2 कैपिटल हम सब नहीं समझें और डायरेक्ट जंप करें बेसल नॉर्म पे तो हमको समझ में नहीं आएगा। तो ये होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब जानते हैं क्या होता है, इट इज़ ए फाइनेंशियल मेट्रिक, ध्यान से जानिएगा इसको। इट इज़ ए फाइनेंशियल मेट्रिक, क्या होता है, फाइनेंशियल मेट्रिक होता है यूज इन द बैंकिंग इंडस्ट्री टू असेस बैंक्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को जानने के लिए यूज होता है। एंड इट्स एबिलिटी टू ऑब्जर्व लॉसेस एंड फाइनेंशियल शॉक, इसकी एबिलिटी क्या होता है, टू ऑब्जर्व लॉसेस एंड फाइनेंशियल शॉक। बैंक की कितनी क्षमता है कि वो बड़ा बड़ा लॉस संभाल पाए और फाइनेंशियल शॉक जो कि इकोनॉमी डिप्रेशन में जाने से या फिर रिसेशन में जाने से जो लॉस होगा उसको बैंक संभाल पाए। यही कैसे पता चलेगा, एसबीआई मान लीजिए एसबीआई एक बैंक है और ये कितना रिस्क सह सकता है, ये कैसे पता चलता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से ही पता चलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टू मीट द टाइम लाइबिलिटीज़। और एक चीज़ क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से हमको पता चल जाता है कि टाइम लाइबिलिटी, जैसे डिपोजिटर्स टाइम लाइबिलिटी क्या होता है, जो टाइम आने पर बैंक को पैसे दे देने होते हैं, ठीक है। जैसे कोई डिपोजिटर 10 साल का एफडी किया है तो उसको टाइम आने पर उसको पैसा देना ही पड़ेगा एनी हाउ। बैंक के पास, बैंक भले ही मंदी में हो लेकिन उसको तो डिपोजिटर का पैसा देना पड़ेगा 10 साल बाद, जितना भी एफडी करा है, जितने टाइम में करा है, ठीक है। एंड अदर रिस्क सच एज क्रेडिट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। तो जैसे बैंक का क्रेडिट रिस्क क्या होता है, कहीं से किसी बड़े वाले कस्टमर को इन्होंने क्रेडिट दे दिया, लोन दे दिया और वो कस्टमर कहीं किसी कारण डूब गया तो बैंक के लिए रिस्क है ना, वो लॉस हो गया आपको बैंक के लिए। और एक ऑपरेशनल रिस्क, डेली टू डेली जो ऑपरेशन होते हैं बैंक में उसमें कुछ फाइनेंशियल का इधर उधर हो गया तो वहाँ पे जो पैसा लॉस होता है वो ऑपरेशनल रिस्क होता है, ठीक है। फॉर्मूला जान लीजिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का, बहुत बार बैंक इंटरव्यू में पूछा जाता है। बैंक्स कैपिटल में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि Tier 1 और Tier 2 कैपिटल दोनों होते हैं। और रिस्क वेटेड एसेट, ये वो एसेट होते हैं जो
बैंक से पता चलता है कि बैंक अपनी जो टोटल कैपिटल है उसका कितना परसेंट, जैसे कोई बड़ा वाला आया बिजनेसमैन, बैंक को बोला कि 10,000 करोड़ मुझे लोन चाहिए, और बैंक ने 10,000 करोड़ लोन दिया, लेकिन यहाँ पे ये देखना होता है कि बैंक अगर किसी कारण वो बिजनेसमैन पैसा नहीं वापस करता तो बैंक उस लॉस को सह पाएगा कि नहीं। ठीक है, ये होता है रिस्क वेटेड एसेट। यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है, देखिए, बेसल 3 नॉर्म्स हैव प्रिस्क्राइब्ड SCAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 8%। फॉर्मूला आपको याद हो गया ना, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, बैंक्स कैपिटल Tier 1 Tier 2 ओवर रिस्क वेटेड एसेट्स। तो बेसल 3 नॉर्म कहता है कि कैपिटल एडिक्वेसी जो रेशियो है 8% होना चाहिए। इन इंडिया द RBI मैंडेट्स द CAR फॉर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, ये सब शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं, टू बी 9%। इनके लिए 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रहना चाहिए। एंड फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स द CAR टू बी रिमेंड एट 12%। पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना होना चाहिए, 12%। याद रखिएगा, पब्लिक और प्राइवेट के लिए वो बोल दिया 9%, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स द CAR टू बी मेंटेन एट 12%, इससे सेपरेट रखा गया है इसको 12%, ठीक है, बाहर करके। चलिए और आगे जानते हैं बेसल नॉर्म। अब Tier 1 Tier 2 कैपिटल हम पढ़ चुके हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पढ़ चुके हैं, जिसमें हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में जाने ना, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल मेट्रिक होता है जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में, बैंक इंडस्ट्री असेस द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। तो अगर आपको पूछा जाए किसी बैंकिंग इंटरव्यू में कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, ये सिर्फ मेट्रिक होता है जो बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए यूज होता है। इसका फॉर्मूला है टोटल बैंक्स कैपिटल ओवर रिस्क वेटेड एसेट। इतना हो गया आपको। अब चले जानते हैं हम बेसल नॉर्म के बारे में। बेसल नॉर्म्स आर सेट ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस। बेसल नॉर्म क्या होते हैं, इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन होते हैं। बनाया किस लिए गया, टू मेक बैंक सेफर एंड स्ट्रॉन्ग, और बैंक को सेफ रखने के लिए और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। ठीक है, दिस रूल्स इंश्योर दैट बैंक्स वर्ल्ड वाइड ऑपरेट इन ए वे दैट रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोलैप्स। बैंक्स वर्ल्ड वाइड जो जितने बैंक्स है वो कोलैप्स से बचे, एंड प्रोटेक्ट कस्टमर्स मनी, और कस्टमर की मनी को प्रोटेक्ट करे, ऐसा ना हो कि बैंक डूब रहा है सब कुछ। ठीक है, दे वर क्रिएटेड बाय द बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, BCBS, बेसल, बेस्ड इन बेसल स्विट्जरलैंड। ये स्विट्जरलैंड का सिटी है, यहाँ पे बनाया गया था इस कमिटी को। ठीक है, व्हाई वर बेसल नॉट इंट्रोड्यूस, ये इंट्रोड्यूस क्यों करे गए थे, टू एंश्योर बैंक्स हैव इनफ मनी कैपिटल, बैंक के पास इतना पैसा हो कि वो कोई भी लॉस आए तो वो संभाल जाए। ठीक है, संभल सके अपने आप को। ठीक है, टू ऑब्जर्व लॉसेस ड्यूरिंग टॉप टाइम्स, किसी कारण से टॉप टाइम से, जैसे कि वर्ल्ड वाइड कोई रिसेशन आ गया तो इस टाइम पर बैंक अपने आप को संभाल पाए। ठीक है, इतना कैपिटल बैंक के पास होना चाहिए, इसीलिए इंट्रोड्यूस करा गया था। टू प्रिवेंट फाइनेंशियल क्राइसिस लाइक 2008, याद रखिए बेसल जो फर्स्ट आया था ना 1988 में आया था, तो आप बोलेंगे कि 2008 में एक कैसा हो गया, तो ये जो लाइन लिखा गया है ये 2008 वाले फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए लिखा गया, जो कि बेसल नॉर्म 3 में इसको कवर किया गया है। बेसल नॉर्म 3 में ये वाला कवर हुआ है। ठीक है, टू क्रिएट यूनिफॉर्म बैंकिंग स्टैंडर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, वर्ल्ड की डिफरेंट जो भी हमारा कंट्री है, डिफरेंट बैंक है, सब के लिए यूनिफॉर्म बैंकिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है बेसल नॉर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, मेकिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम मोर स्टेबल, इसी के हेल्प से बैंकिंग वर्ल्ड जो फाइनेंशियल सिस्टम है मोर स्टेबल हुआ। ठीक है, चलिए जानते हैं बेसल 1 के बारे में। 1980 में ऐसा आया था, 1988 में बेसल 1 आया था। फोकस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल बैंक्स कैपिटल ओवर, कैपिटल 1 में Tier 1 Tier 2 आते हैं ओवर रिस्क वेटेड एसेट, ये था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। Banks must keep a minimum amount of capital money set aside equal to 8% of the risk weighted asset। ये वैरी करता है, जैसे हमारा RBI बोला है ना 9% रखने के लिए, मिनिमम तो 8% रखोगे। ठीक है, उससे ज़्यादा रख सकते तो और अच्छा है। रिस्क वेटेड एसेट मीन्स लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट दैट बैंक मेक वेटेड बाय देयर रिस्क लेवल। ठीक है, ये क्या होते हैं, रिस्क वेटेड क्या होते हैं, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट होते हैं जो बैंक्स देते हैं, वेटेड बाय देयर रिस्क लेवल, जो कि अपने रिस्क के, वेटेड बाय द रिस्क लेवल, कितना रिस्क लेवल बैंक ले सकता है इस लोन को देने के लिए।
लोन्स टू बिग कंपनीज आर रिस्कियर दैन द गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये तो सीधी सी बात है। अगर आप किसी गवर्नमेंट को कोई बैंक लोन दे रहा है तो वो तो ईजी है, गवर्नमेंट डूबता नहीं उतनी आसानी से, तो गवर्नमेंट से पैसा आ जाता है। लेकिन कोई बड़ा वाला बिजनेसमैन ले लिया लोन, कंपनी ले लिया लोन, तो उससे दिक्कत है, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि कंपनी डूब सकते हैं। ठीक है। पर्पज टू एंश्योर बैंक्स कैन कवर लॉसेस एंड फ्रॉम रिस्की लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स। पर्पज क्या होते हैं? टू एंश्योर बैंक कैन कवर लॉसेस फ्रॉम रिस्की लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो रिस्की जो लोन होते हैं, जैसे ऐसे किसी बिजनेसमैन को लोन दे दिया गया जो कि जहाँ पे पैसे रिटर्न नहीं आएंगे, तो ये रिस्की लोन हो गया ना। और ऐसे किसी गलत तरह के इन्वेस्टमेंट जहाँ से रिटर्न बैंक को नहीं मिलने वाले। ठीक है। इनको कवर करने के लिए बेसल 1 में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को ऊपर ध्यान दिया गया था। ठीक है। इतना याद आ गया आपको बेसल 1 के बारे में। चलिए और आगे जानते हैं बेसल 2 के बारे में। ये भी 1988 में आया था। फोकस रिस्क मैनेजमेंट। बेसल 2 इंट्रोड्यूस 3 पिलर्स, 3 पिलर्स इन्होंने लॉन्च किए। एक तो है कैपिटल रिक्वायरमेंट। बैंक्स मस्ट हैव इनफ कैपिटल टू कवर रिस्क, कवर क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। ये तीनों रिस्क क्या होते हैं, एक में एक सेपरेट वीडियो भी बनेंगे जिसमें हम सेपरेट रिस्क को ही पढ़ेंगे। क्रेडिट रिस्क क्या होता है, मार्केट रिस्क क्या होता है, रेपुटेशनल रिस्क क्या होता है, ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्रेडिट रिस्क क्या होता है। जैसे कोई बड़ा वाला कंपनी को लोन दे दिया है क्रेडिट में, और वो पैसा लॉन्च पे बैक नहीं हो रहा है, तो ये क्रेडिट रिस्क हो गया। मार्केट रिस्क क्या होता है, किसी कारण से इंटरनेशनल मार्केट में मंदी आ गया, तो वहाँ पे जो मार्केट के डाउन की वजह से बैंक को लॉस झेलना पड़ रहा है, वो मार्केट रिस्क हो गया। और ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, जो डेली टू डेली लाइफ में बैंक ऑपरेशंस में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जिसके लिए बैंक को पैसा भरना पड़ता है, वो रहता है ऑपरेशनल रिस्क। और एक था सुपरवाइजर रिव्यू। रेगुलेटर्स मस्ट चेक इफ बैंक्स आर प्रॉपर्ली मैनेजिंग रिस्क। बैंक अपने रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हैं कि नहीं, रेगुलेटर्स को चेक करने होंगे। जैसे हमारे देश में कौन है, आरबीआई। मार्केट डिसिप्लिन। बैंक्स मस्ट डिस्क्लोज देयर फाइनेंशियल कंडीशन टू द पब्लिक। बैंक अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को पब्लिक के सामने रखेंगे, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, जिससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगा बैंक और पब्लिक के बीच। ठीक है। बेसल 3 नॉर्म्स के बारे में जानेंगे। स्ट्रेंथनिंग बैंक्स पोस्ट क्राइसिस इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। इतना तो मैं आपको पहले ही बता दिया था कि 2010 वाले फाइनेंशियल क्राइसिस, 2008 वाले फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 2010 वाले बेसल 3 नॉर्म आया था। की इम्प्रूवमेंट, हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट। यहाँ पे ये बोला गया कि जो कैपिटल हम रखते हैं ना बेसल 1 बेसल 2 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। ठीक है। वहाँ पे 80% रख रहे थे ना, तो यहाँ पे अगर बोला गया कि और रखो, उतना सफिशिएंट नहीं। बैंक्स मस्ट कीप एटलीस्ट 10.5% कैपिटल, रिस्क वेटेड एसेट एज कैपिटल। 10.5, वहाँ पे 80 बोले थे, यहाँ पे बोले कि नहीं इतना से नहीं हो रहा है क्या रिस्क मैनेज, आप 10.5% रखो। ठीक है। इंट्रोड्यूस टियर 1 कैपिटल मेनली इक्विटी एंड रिटर्न अर्निंग्स एज द कोर फोकस। यहाँ पे टियर 1 कैपिटल के ऊपर और जोर दिया गया। ठीक है। लिक्विडिटी रूल्स को देख लीजिए। बैंक्स मस्ट कीप इनफ लिक्विडिटी लाइक कैश और गवर्नमेंट बॉन्ड टू सर्वाइव 30 डेज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। यहाँ पे बेसल 3 नॉर्म में क्या बोला गया कि आप मिनिमम बैंक 30 दिन के लिए अपने पास कैश या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स रखेगा, ताकि अगर किसी कारण से मंदी आता है या फिर बड़ा वाला फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो बैंक 30 दिन तक टिक सके। ठीक है। यहाँ इतना याद हो गया आपको बेसल 3 नॉर्म के बारे में। एक चीज़ है कि बेसल 3 नॉर्म में टियर 1 कैपिटल ऊपर और जोर दिया गया। यहाँ पे बोला गया कि रिस्क वेटेड एसेट से 10.5% रखो, ऐसे नहीं कि 8% से हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है। और एक चीज़ क्या बोला गया कि जो बैंक से उनको 30 दिन के लिए मिनिमम 30 इतना पैसा कैपिटल रखना होगा कि 30 दिन तक वो किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस को सह सके। ठीक है। और एक चीज़ है इंट्रोड्यूस रेशियो लाइक लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। यहाँ पे और 2 चीज़ आए। लिक्विडिटी याद रखिए, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो है ना, ये 2010 में ही आया, इसके पहले ऐसा कुछ वार्ड था ही नहीं। ठीक है। ऐसा कोई वार्ड था ही नहीं। 2010 वाले जो बेसल नॉर्म आया वहाँ पे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो लॉन्च करा गया, और ये भी चीज़ आया नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। इन दोनों को नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ये क्या है, ये गलत है। ठीक है। लिवरेज रेशियो फिर जानते हैं।
लिमिट्स हाउ मच ए बैंक कैन बोरो कंपेयर टू इज टोटल एसेट। बैंक की जो टोटल एसेट है उसमें से बैंक कितना अमाउंट तक बोरो कर सकता है, यहाँ पे लिवरेज रेशियो ये होता है। ठीक है। गोल मेक बैंक्स मोर रेजिलिएंट टू इकोनॉमिक शॉक एंड क्राइसिस। इकोनॉमिक शॉक और क्राइसिस के लिए बैंक को मोर रेजिलिएंट करना था, तो यह रहा बेसल 3 नॉर्म। आपको सारी पॉइंट याद हो गया बेसल 3 नॉर्म का। यहाँ पे और एक बार बोल देता हूँ बेसल 3 नॉर्म 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 2010 में लॉन्च करा गया बेसल नॉर्म, पहली चीज़। सेकेंड चीज़, बैंक्स मस्ट कीप एट 10% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट कैपिटल आज कैपिटल। यहाँ पे बोला गया कि जो बढ़ाना चाहिए टियर 1 कैपिटल को, और रिस्क वेटेड एसेट के 10.5% अपने पास कैपिटल ये लोग रखेंगे। इंट्रोड्यूस टियर 1 कैपिटल मेनली इक्विटी एज द कोर फोकस। और एक चीज़ बोला गया कि इतने कैपिटल रखो गवर्नमेंट कैश फॉर्मेट में या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड में कि 30 दिन तक फाइनेंशियल शॉक एक बैंक झेल पाएगा। और 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स लॉन्च करा गया, LCR लिक्विडिटी कवरेज रेशियो लॉन्च करा गया, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो भी लॉन्च करा गया 2010 में बेसल 3 नॉर्म में। ये दोनों क्या होता है हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। और एक यहाँ पे आ गया लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, जो कि 2000 ये जो टर्म है कब आया था, 2010 में आया था। ठीक है, बेसल नॉर्म 3 में। इससे पहले लिक्विडिटी कवरेज रेशियो कुछ था ही नहीं। इट इज़ ए मेट्रिक दैट एंश्योर दैट ये क्या होता है, मेट्रिक होता है दैट एंश्योर दैट अमाउंट ऑफ लिक्विड एसेट ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज टू कवर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। शॉर्ट टर्म कितना दिन का होता है, 30 डेज। एंश्योर दैट अमाउंट ऑफ लिक्विड एसेट क्या होता है, जिसको जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट करा जा सकता है। ठीक है। ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज टू कवर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम के लिए मिनिमम 30 दिन के लिए एक कितना अमाउंट लिक्विड एसेट में रखना चाहिए, ये होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। इतना समझ में आ गया आपको। LCR एंश्योर द बैंक हैज इनफ लिक्विड एसेट टू सर्वाइव ए फाइनेंशियल क्राइसिस। ये शॉर्ट टर्म के लिए मतलब 30 दिन के लिए इतना तो पैसा होना चाहिए कि संभल लेगा। इट केम आफ्टर 2008 क्राइसिस। नेट स्टेबल फंड्स रेट क्या होता है, मेंटेन स्टेबल प्रोफाइल इन रिलेशन टू द ऑफ बैलेंस शीट एसेट एंड लायबिलिटी फॉर 1 ईयर। यहाँ पे ये जो 30 डेज का होता है ना, यहाँ पे 1 ईयर मेंटेन स्टेबल प्रोफाइल इन रिलेशन टू द ऑफ बैलेंस शीट एसेट एंड लायबिलिटी इसको जो कवर करना है 1 ईयर। यहाँ पे याद रखिएगा LCR जो है 30 दिन के लिए होता है, नेट स्टेबल फंड रेट 1 ईयर के लिए होता है, बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बेसल नॉर्म खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आया होगा, जो सब चीज़ें हम पढ़े को पूरा इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर करें। ठीक है, तो हमने बेसल नॉर्म में कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स पढ़े, जिसमें हम पढ़े कि टियर 1 टियर 2 कैपिटल क्या होते हैं। ठीक है, अच्छे से समझे हर एक चीज़ को। फिर टियर 1 टियर 2 कैपिटल समझने के बाद हमको ये समझ में आया कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, जिसमें बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पता चलता है, और उसका फॉर्मूला है बैंक की कैपिटल ओवर रिस्क वेटेड एसेट। ठीक है, उसके बाद हम लोग बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3 समझे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।